हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 का क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का ये दो लास्ट क्वेश्चन बच गया था, इसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रूव एनालिटिकली दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। हमें ये बताना है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में और एनालिटिकली मेथड से प्रूव एनालिटिकली दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। राइट बाइसेक्टर होता क्या है, यानी ट्रायंगल का तीन साइड होता है, तीनों साइड पे हम लोग राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो तीनों राइट बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा, ये जो मीटिंग पॉइंट आएगा यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो राइट बाइसेक्टर होगा वो कॉन्करेंट होगा। कहने का मतलब राइट बाइसेक्टर तीनों जो होना चाहिए वो एक ही पॉइंट को मीट करना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल का वर्टिसेस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग खुद से एज्यूम कर लेंगे वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इस ट्रायंगल का तीन वर्टेक्स है ए बी एंड सी। ठीक है, और हमें कोई भी वर्टिसेस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग खुद से मान लेते हैं। वर्टिसेस क्या मान लें, x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 और अगला है x3 y3 x3 y3। ठीक है, ये तीनों वर्टिसेस हमने मान लिया। हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल का तीनों जो साइड होगा उसका जो राइट बाइसेक्टर होगा वो कॉन्करेंट होगा, मतलब वो तीनों जो है वो एक ही पॉइंट को मेट करेगा। तो देखो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे वो सुनना। तो पहले तो ये देख लेते हैं, राइट बाइसेक्टर जो होगा जैसे BC का, तो BC का एक मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसे को क्या बोलेंगे, राइट बाइसेक्टर, है ना। ये क्या हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। इसी तरह से तीनों का राइट बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। AC का राइट बाइसेक्टर यानी कि राइट बोले तो परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट बोले तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा D, इसको D मान लेते हैं, और ये मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, BC का। तो उसी तरह से एक मिड पॉइंट यहाँ पे ले लिए E, और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, राइट बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, किसका, AC का। अब एक और राइट बाइसेक्टर होगा किसका, AB का, तो यहां से भी एक मिड पॉइंट लेते हैं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो ये तीनों क्या कहलाएगा, राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। इसको नाम F दे देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, तो इसका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको कुछ नाम दे देते हैं O। चलो हमने नाम दे दिया O। तो ये जो आपको दिख रहा है OD OE और OF, हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों एक ही पॉइंट को मेट करेगा। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या करना होगा कि OD OE और OF का इक्वेशन निकालना होगा। इक्वेशन निकालने के बाद ही हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि कॉन्करेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों का इक्वेशन निकालेंगे, OD का, OE का एंड OF का। ठीक है, चलिए तो अब देखो, अगर हमें निकालना है इक्वेशन OD का तो क्या करना पड़ेगा, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए हैं, उस पर पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता हो। तो आप देखो, ये जो OD लाइन है इस पे एक पॉइंट पता हो सकता है, पॉइंट D। कैसे, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है BC का। तो इसका मतलब ये हुआ कि B कोऑर्डिनेट दे रखा है, C कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो D का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके यानी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सिमिलरली, है ना, y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे यानी कि y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह से E पॉइंट भी और F पॉइंट भी निकल सकता है। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है OD का इक्वेशन। तो OD पे तो एक पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब अगर हमें OD का स्लोप मिल जाए तो हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे OD का। तो देखो OD का स्लोप निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे कि OD जो है परपेंडिकुलर किस पे, BC पे। तो आपको पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है ना। स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है जब लाइन परपेंडिकुलर हो तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक का स्लोप पता हो तो दूसरे का स्लोप निकालना हो, तो जैसे मान लो M2 निकालना हो तो क्या लिखेंगे, -1/m1। तो ये जो दूसरा का जो स्लोप आया है वो कैसे आया होगा, तो ये जो अगर स्लोप M1 है तो इसके रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दिया गया होगा। जैसे मान लो इस लाइन का स्लोप है 2/3, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो -3/2 होगा।
कैसे लिख दिए, इसको रेसिप्रोकल लिए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 और अलग से एक माइनस लगा देना है, ठीक है। तब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सही है। तो ऐसा करेंगे हम लोग, BC का स्लोप निकाल लेंगे, उसका रिवर्स करके यानी रेसिप्रोकल लेके माइनस लगा देंगे तो OD का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि OD इज परपेंडिकुलर टू BC। चलिए, तो अब हमारा पहला काम क्या है, BC का स्लोप निकालना, ठीक है। तो BC का स्लोप निकालना तो बहुत ही आसान है, BC पे 2 पॉइंट पता है ना, तो स्लोप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप क्या होगा, तो देखो BC का स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 यानी कि y3 माइनस y2 लिखना पड़ेगा, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। तो ये स्लोप हो गया BC का, लेकिन हमें तो स्लोप चाहिए OD का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, OD इज परपेंडिकुलर टू BC। और अगर OD BC पे परपेंडिकुलर है तो BC का जो स्लोप दिया हो उसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ OD, है ना। OD का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2 और अलग से एक माइनस भी लगा देना, है ना। तो ये हो गया स्लोप किसका, OD का स्लोप हो गया। अब देखो OD पे पॉइंट पता है, ये दोनों पॉइंट पता है ना, और ये स्लोप पता है, तो ये स्लोप को हम लोग m बोलते हैं और ये जो पॉइंट है इसको x1 y1 बोलेंगे। तो OD का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ OD, इक्वेशन ऑफ OD क्या लिखेंगे, y माइनस y1, तो ये रहा हमारा x1 और ये रहा y1, तो क्या लिखेंगे y माइनस y1 बोले तो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू m बोले तो स्लोप क्या है, ये रहा स्लोप, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाई y3 माइनस y2, ठीक है, और इंटू x माइनस x1 बोले तो ये रहा हमारा x1 यानी कि x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पहले x वाले को फिर y वाले को फिर कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पे देखो इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 2y माइनस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2 रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे रहेगा x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2, ठीक है। यहाँ देखो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस, यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं तो x2 प्लस x3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ गया। अब ऐसा करते हैं इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये एलसीएम वाला पार्ट, ये जो चीज़ है इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखेंगे y3 माइनस y2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस, अच्छा ये y2 प्लस y3 को हम लोग y3 प्लस y2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसको क्या लिखेंगे माइनस ऑफ x3 माइनस x2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस, इसको भी हम लोग x3 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, है ना, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे हो। अब देखो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किस में, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फोटो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2y 2 इंटू वाई और इतना आएगा यानी कि y3 माइनस y2 इंटू में y और फिर माइनस, है ना, 2y को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक साथ लिख दिए, y को यहाँ पे लिख दिए। अब इस फोटो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखो ये a माइनस बी है तो ये a प्लस बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी y3 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, कांस्टेंट टर्म को पहले लिखते हैं x3 माइनस x2 इंटू में x। अब यही फोटो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये a माइनस बी है तो ये a प्लस बी है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि देखो ये हमारा y वाला टर्म है, ये हमारा x वाला टर्म है और ये दोनों क्या है कांस्टेंट वाला टर्म है, तो पहले x वाले को लिखेंगे तो इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2 इंटू x3 माइनस x2 इंटू x, ठीक है, x वाले टर्म को लिखें। अब इस y वाले टर्म को लिखते हैं तो प्लस में
2 इंटू y3 माइनस y2 और इंटू वाई, एक्स वाला टर्म हो गया, वाई वाला टर्म, अब कांस्टेंट टर्म, तो इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो यह जाएगा माइनस में x3 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और फिर ये माइनस में तो ये पहले से है, क्या है, y3 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो ये हमने ओडी का इक्वेशन निकाला। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जिस तरह से हमने ओडी का इक्वेशन निकाला है उसी तरह से हम लोग ओई का इक्वेशन निकालेंगे और ओएफ का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ओई एंड ओएफ, ओई एंड ओएफ का इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो, जिस तरह से मैंने ओडी का इक्वेशन निकाला उसी तरह से ओई का भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखो हम लोग इक्वेशन ऑफ पहले ओई का लिखते हैं। ठीक है, तो ओई में कौन सा पॉइंट है, x3 y3 है और वहाँ पे x1 y1 है। तो यहाँ देखो, यानी x3 को रिप्लेस कर देंगे x1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, ये आ जाएगा x1 माइनस, और x2 को रिप्लेस कर देंगे x3 से। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, ये 2 इंटू y3 को रिप्लेस कर देंगे y1 से, माइनस इसको लिख देंगे y3, फिर इंटू में y तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे x छूट गया, यहाँ पे x छूट गया। ठीक है, अच्छा, अब अगला माइनस में x3 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x1 से, x1 का स्क्वायर, माइनस x2 को रिप्लेस करेंगे x3 से, x3 का स्क्वायर, और फिर माइनस y3 को रिप्लेस कर देंगे हम लोग y1 से, और इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग y3 के स्क्वायर से, इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं किसका, OF का। तो इक्वेशन ऑफ OF, इसको 2 मान लिया। अब देखो OF का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे x1 को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 2 इंटू x1 को रिप्लेस कर देंगे x2 से, और x3 को x1 से, इंटू x प्लस 2 इंटू y1 को रिप्लेस करेंगे y2 से, और इसको y3 को y1 से रिप्लेस करेंगे, इंटू में y, माइनस यहाँ पे आ जाएगा x1 है, तो x1 को हम लोग रिप्लेस किससे किए थे, x2 से, तो x2 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा x3 को रिप्लेस करेंगे x1 का स्क्वायर, फिर माइनस y1 को रिप्लेस करेंगे किससे, y2 से, और y3 को रिप्लेस करेंगे y1 से। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। ये जो हमने दोनों इक्वेशन लिख दिया डायरेक्ट, ये आप खुद से निकालोगे ओई का, जैसे कि मैंने ओडी का निकाला उसी तरह से। पहले ई पॉइंट निकाल लोगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, और फिर हम लोग ओई का स्लोप निकालने के लिए एसी का स्लोप निकालेंगे, उसको रिवर्स करके माइनस लगा देंगे तो ओई का स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, इक्वेशन तैयार करना, इतना ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से आप ओएफ का इक्वेशन निकालना, इतना आएगा। अब हम लोग के पास इन तीनों राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन आ चुका है। अब हमें यही प्रूफ करना है कि इक्वेशन 1 2 3, ये जो तीनों लाइन का इक्वेशन है, तीनों जो राइट बाइसेक्टर है, ये कॉन्करेंट होगा। तो इसको प्रूफ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए मैंने 3 मेथड आपको बताया था। पहला मेथड क्या था वो सुनना। पहला मेथड ये था M1 बोले तो मेथड वन ये था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 हो। तो मेथड 1 में मैंने आपको बताया था किसी भी दो लाइन को सॉल्व कर लो, वहां से एक्स वाई की वैल्यू आएगा, उस वैल्यूज को तीसरे लाइन पे रख दो, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो कॉन्करेंट है। पहला मेथड था। सेकंड मेथड ये था, सेकंड मेथड कि जो हमारा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड जो है ना, जेड छूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जेड कर लो, जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो ही की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, तो चूंकि हम लोग यहाँ पे लाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू 0 ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक्स वाई के कॉफिशिएंट को हम लोग डिटर्मिनेंट में रखते थे a1 a2 a3, और यहाँ पे b1 b2 एंड b3, और यहाँ पे c1 c2 एंड c3 इक्वल टू 0 हो, तो भी ये प्रूफ हो जाता था ये कॉन्करेंट है ना। कॉफिशिएंट्स को यहाँ डिटर्मिनेंट में रखेंगे, अगर 0 आ गया तो भी ये कॉन्करेंट प्रूफ हो जाता था। तीसरा मेथड भी था, M3 था तीसरा मेथड ये था कि फर्स्ट वाले लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, इन तीनों में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, अगर 0 आ गया तो ये कॉन्करेंट प्रूफ हो जाता था। ऐसा कांस्टेंट रखना है ताकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर ये कितना आ जाए, 0 आ जाए। जैसे देखो,
जैसे इस वाले लाइन को हमने नाम दे दिया L1, इस वाले लाइन को हमने नाम दे दिया L2, इस वाले लाइन को नाम दे दिया L3। तो कोई तीन कांस्टेंट ले लेते हैं, M, N, L ले लेते हैं, ठीक है ना। तो M से मल्टीप्लाई कर देते हैं L1 को, यानी कि A1x प्लस B1y प्लस C1, और फिर प्लस करेंगे, प्लस फिर N से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड वाले लाइन को, A2x प्लस B2y और प्लस C2, फिर प्लस कर देंगे L से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीसरे वाले लाइन को, सही ना। और ये जो LMN है ये हमने अपने मन से कांस्टेंट नंबर लिया है, ऐसा नंबर लिया ताकि इसको मल्टीप्लाई करके अंदर ऐड करने पे कितना आ जाए, 0 आ जाए, सही ना। तो ये तो सोचना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन इस वाले केस में आप ध्यान से देखोगे तो MNL सभी की वैल्यू 1 रख कर इसको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो तो 0 आ जाएगा, सही है, और ये प्रूफ हो जाएगा कॉन्करेंट है। तो यहाँ पे हम लोग मेथड 3 यूज करने वाले हैं कि ये जो तीन लाइन है इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करें 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि MNL की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। और फिर सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि कॉन्करेंट है। चलिए तो मैं आपको इसको ऐड करके दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा मेथड लगाने वाले हैं, क्योंकि तीसरा मेथड से ही ये आसानी से बनेगा। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड काफ़ी लेंदी होगा और शायद बने भी ना, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग थर्ड मेथड लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब हम लोग इन तीनों लाइन को हम लोग जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, 1, 2 एंड 3 को। तो ध्यान से देखना, x वाले को x वाले में x ही जोड़ेंगे, तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x, यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, तो 2x तो कॉमन चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बचेगा क्या, तो x3 माइनस x2 बचेगा, तो x3 माइनस x2 बचेगा। फिर यहाँ देखो x1 माइनस x3 बचेगा, x1 माइनस x3 बचेगा, और फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 बचेगा, प्लस में x2 माइनस x1 बचेगा, ठीक है। x वाले को हमने ऐड कर दिया। अब जरा इस वाले टर्म को देखो, इसमें y दिख रहा होगा, y 2y, यहाँ भी 2y, यहाँ भी 2y, तो हम लोग यहाँ से प्लस में 2y हम लोग कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, y3 माइनस y2, y3 माइनस y2, ठीक है। फिर बीच में आएगा प्लस, फिर अगला y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, ठीक है। और फिर अगला आएगा प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी हमने y वाले को जोड़ दिया, अब इसको भी आप ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो, सबको ऐड करके आप देखो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। चलो मैं इसको भी ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सभी में माइनस कॉमन जा रहा है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, x3 का स्क्वायर और फिर माइनस x2 का स्क्वायर, और फिर प्लस में माइनस हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको लिखा हमने पहले, उसके बाद इसको लिखेंगे ना, x1 का स्क्वायर और फिर माइनस x3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको ऐड करेंगे x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, तो इन सबको भी हमने ऐड कर दिया। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेके, ठीक है, y3 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, फिर y1 का स्क्वायर, फिर y3 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमने सबको जोड़ दिया, अब देखो क्या होगा, तो ये प्लस का x3 और माइनस का x3 कैंसिल, माइनस x2 प्लस x2 कैंसिल, माइनस x1 प्लस x1 कैंसिल। यहाँ पे देखो y3 से y3, y2 से y2, y1 से y1 सभी कट रहा है, x3 का स्क्वायर, यहाँ भी x3 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस में प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में, है ना। तो आप देखो ये सभी कट रहा है, ठीक है, y2 का स्क्वायर इससे और इससे, तो सभी वैल्यूज जो है वो कट गया, तो क्या बचेगा, 0, सही है ना। तो बोलेंगे सो राइट बाइसेक्टर ऑफ sides of a triangle are congruent। तो राइट बाइसेक्टर ट्रायंगल के साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर होता है वो क्या होता है, कॉन्करेंट होता है ना, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, सही है ना, बहुत ही सिंपल था। चलिए
अब हम लोग बात करेंगे इसका अगला क्वेश्चन यानी कि 33 नंबर। तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। यहाँ भी हमें एनालिटिकल मेथड से हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो एल्टीट्यूड्स होगा वो कॉन्क्रेंट होगा, ट्रायंगल का तीनों साइड्स का जो एल्टीट्यूड्स होगा वो कॉन्क्रेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर से हम लोग यही तरीका अप्लाई करेंगे। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें लिखा है प्रूफ एनालिटिकल, नहीं, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो एल्टीट्यूड बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो, यहाँ पे एक ही बात है ना। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, नाम दे देते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट हमने लेना पड़ेगा x1 y1। ये हमने खुद से कोऑर्डिनेट लिया है चूंकि एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो x2 y2। और यहाँ पे ये वर्टेक्स C है जिसको हमने लिया है x3 y3। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ट्रायंगल का किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे, तो इसका अपोजिट साइड BC है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। इससे ड्रॉ करेंगे इसके अपोजिट साइड AC पे, और इससे ड्रॉ करेंगे इसके अपोजिट साइड AB पे। तो तीनों पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हमें यही प्रूफ करना है कि तीनों जो परपेंडिकुलर है ये कॉन्करेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलो, हमने नाम दे दिया यहाँ पे O, इसका नाम दे देते हैं D, E एंड F नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या करना होगा, फिर से तीनों का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, OD का इक्वेशन और OE का और OF का। ठीक है, तो देखो ये जो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, चाहे OD का इक्वेशन बोलो चाहे AD का इक्वेशन बोलो, एक ही बात है, एक ही लाइन है। तो हम लोग AD का इक्वेशन निकालेंगे, फिर BE का एंड CF का। ठीक है, तो पहले किसी एक का इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर सिमिलरली बाकी दोनों का निकाल लेंगे। तो चलो, मान लो हमें AD का इक्वेशन निकालना है, तो AD का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए हैं। AD पे एक पॉइंट पता होना चाहिए, उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो आप देखो AD पे ऑलरेडी एक पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट है ना, x1 y1, और इसका स्लोप पता नहीं है। लेकिन हमें पता है कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, तो BC का स्लोप निकाल के उसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे तो AD का स्लोप आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहले स्लोप निकालते हैं BC का, तो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। ठीक है, क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ BC में, तो y2 माइनस y1 यानी y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। ठीक है, अब हमारा जो स्लोप आएगा AD का वो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो कि स्लोप ऑफ ये जो हमारा AD होगा वो कैसे निकलेगा, तो इसका रिवर्स लेंगे, है ना। तो x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2, और अलग से एक माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने स्लोप ऑफ AD निकाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे AD का, तो इक्वेशन ऑफ AD, तो हमारे पास पॉइंट पता है x1 y1 और ये हमारा स्लोप पता है, यानी कि ये m है और वो x1 y1 है। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह y1 ही है, इज इक्वल m इंटू m का मतलब स्लोप। तो स्लोप कितना है, x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2। ठीक है, इंटू x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन आ गया किसका, AD का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको y के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, y3 माइनस y2 इंटू में y, और फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, y1 इंटू y3 माइनस y2। ठीक है, अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस में, आ जाएगा माइनस में x3 माइनस x2 इंटू x, फिर माइनस में x1 इंटू x3 माइनस x2। ठीक है,
अच्छा, अब हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पहले एक्स वाले को, फिर वाई वाले को, फिर कांस्टेंट टर्म को। तो वाई वाला टर्म ये है, एक्स वाला टर्म ये वाला है, तो इसको उठा के इधर कर लेते हैं। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x3 माइनस x2 इंटू एक्स प्लस y3 माइनस y2 इंटू वाई, है ना। एक्स वाले को उठा के इधर कर दिया, ये वाला वाई वाला टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के इधर कर देते, तो ये हो जाएगा कितना। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं, सही है ना, या फिर चलो ऐसे रख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x3 माइनस x2 आ जाएगा, और ये वाला तो पहले से है। अच्छा, ये माइनस में था, इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस माइनस में y1, और ये आ जाएगा y3 माइनस y2 इक्वल टू कितना, 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली आप इक्वेशन बी का भी निकाल सकते हो और सी एफ का निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने ये निकाला है। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल भी सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखना। यहाँ पे एक्स सिमिलरली इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ किसका, बीई एंड सी एफ, बीई एंड सी एफ का, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बी का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। इसको देखते हुए, इक्वेशन 1 को देखते हुए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x3 y3 और x1 y1 है, यानी कि x3 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा x1 से, यानी कि x1 माइनस x2 को x3 से, ठीक है, इंटू एक्स। यहाँ पे आ जाएगा y3 है, तो y3 को रिप्लेस करेंगे y1 से माइनस, और ये y2 है तो इसको लिखेंगे y3 इंटू वाई, और प्लस x1 को हम लोग रिप्लेस किससे किए थे, x1 को फिलहाल अभी हम लोग छोड़ते हैं, यहाँ पे x3 को रिप्लेस किए थे किससे, x3 को x1 से, और x2 को x3 से। तो 1 और 3 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला है माइनस y1, तो ये आ जाएगा 3, और y2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे y2 आ जाएगा। y3 को रिप्लेस करेंगे y1 से माइनस, तो ये y3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन ऑफ बी आया। एंड सी एफ, अब अगला इक्वेशन सी एफ का, सी एफ का इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे x1 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, x1 को लिखेंगे क्या, x2, और फिर माइनस x3 को क्या लिखेंगे x1, फिर इंटू एक्स प्लस में, ठीक है। y1 को क्या लिखेंगे, y1 को लिखेंगे y2 माइनस, और ये y1, ठीक है, और फिर इंटू में y, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा कितना, x3 आ जाएगा, और यहाँ पे x1 आया था, x2 आया था, x3 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे x1 को रिप्लेस करेंगे किससे, x2 से, और x3 को रिप्लेस करेंगे x1 से, और यहाँ पे y2 है, तो y2 है। अब अगला आएगा y3 आएगा, यहाँ पे y1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे y2 से, और y3 को y1 से, इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। तो सिमिलरली हमने तीनों का इक्वेशन लिख दिया। आप लोग जब निकालोगे तो देखना इतना ही आएगा, है ना, आप चेक कर सकते हो। अब चलो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 0 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कॉन्करेंट है। तो फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, तीनों लाइन को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करने पे क्या मिलेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इन सभी के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 प्लस, फिर अगला x1 माइनस x3, फिर प्लस, फिर x2 माइनस x1, ठीक है। और ये x वाला टर्म हमने ऐड कर दिया, y वाला टर्म को लेते हैं, तो y वाले टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे क्या, ये इक्वेशन 1 है, तो यह आ जाएगा y3 माइनस y2, अगला है प्लस में y1 माइनस y3, ठीक है। फिर अगला है प्लस में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब अगला टर्म देखो, अब इसमें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 x3, x1 x3, फिर अगला है माइनस x1 x2, ठीक है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, इसको भी प्लस में x2 x1 है, तो x1 x2 कर लेते हैं, x1 x2, ठीक है, और फिर अगला है x2 x3 माइनस x2 x3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 x3, ठीक है, और फिर माइनस x1 x3 माइनस x1 x3 आ जाएगा। अब इस y वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सभी में क्या है, माइनस है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस में y1 y3, फिर अगला आएगा माइनस माइनस प्लस y1 y2, ठीक है। फिर अगला देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y1 y2, फिर ये माइनस माइनस प्लस y2 y3, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस y2 y3, और फिर प्लस में y1 y3, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो आप देखो यहाँ पे x3 प्लस में x3 माइनस x3 कैंसिल, माइनस x2 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x1 कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा ये। अच्छा यहाँ देखो y3 से y3, फिर y2 से y2, y1 से y1, ये भी जीरो हो गया। यहाँ देखो x1 x3 और यहाँ पे x1 x3, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, माइनस में x1 x2 और प्लस में x1 x2 ये कैंसिल, x2 x3 माइनस में और प्लस में x2 x3 ये भी कैंसिल। यहाँ देखो माइनस y1 y3 और प्लस में y1 y3 ये कैंसिल, y1 y2 प्लस में y1 y2 माइनस में भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो फाइनली क्या बचेगा, जीरो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सो परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड्स होता है ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है। और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और इसी के साथ ये हुआ एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।